Hello students, welcome back to this English lecture from your English Junction Standard 4th by Shama ma'am. Now in this lecture, this is the 4th recorded video and you are knowing in 4th what we are doing? Very good, we are doing the textual exercise. So this is the textual exercise of lesson number 6 going to sleep. Now this textual exercise is from page number 58. So all the students are very well aware that whenever we are doing the textual exercise, we are using the pencil. तो सारे रेडी हो जाइए विद द पेंसिल. तो हम स्टार्ट करते हैं विथ पेज नंबर 58. Here it is there. Mark these sentences as true means T we have to write or not true means NT we have to write. तो पहला जो सेंटेंस है that is Mr. Fogg tried very hard to fall asleep. तो is this sentence true or not true? Very good. Correct answer, it is true. उन्होंने कितनी कोशिश की काउंटिंग द शिप्स, तो बार बार कोई ना कोई, पहले मिसिस फॉग ने उन्हें परेशान किया, फिर उनके बेबी जग गया, देन आंट डिस्टर्ब देम, देन द कैट स्टार्टेड फाइटिंग एंड एट लास्ट मिसिस फॉग फेल डाउन फ्रॉम द बेड. सो लाइक दिस ही यूज्ड टू गेट डिस्टर्ब. और वो अपने काउंटिंग बार बार 1 नंबर से स्टार्ट करते थे, 100 तक पहुंचते थे, 140, 120, मगर हर बार उनके स्लीप डिस्टर्ब हो रही थी. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. मिस्टर फॉग वेंट डाउन टू चेक एंड फाउंड द बैकयार्ड डोर वाइड ओपन. तो जब आंटी ने कहा कि उन्हें लग रहा है कि बैक यार्ड में कोई चोर बातें कर रहे हैं और आप जाके चेक करो कि आपने बैक डोर का दरवाज़ा बंद किया है कि नहीं, तो मिस्टर फॉग गए और उन्होंने देखा कि बैक डोर का दरवाज़ा पूरी तरह खुला है. इज़ दिस सेंटेंस राइट और रॉन्ग? येस, इट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि दैट डोर वॉज फॉर्मली क्लोज्ड. मिस्टर फॉग वेंट डाउन टू चेक and found the back door wide open. Not true. Third one, the neighbor's cow started mooing when Mr. Fogg was almost asleep. तो जो पड़ोस की गाय थी वो ज़ोर ज़ोर से का आवाज़ करने लगी जब मिस्टर फॉग लगभग सोने लगे. Is this sentence right or wrong? Absolutely wrong. It is not true because the cat started fighting loudly. Fourth one, Mrs. Fogg rolled out of the bed and fell on the ground with a loud sound. तो लास्ट में मिसिस फॉग बेड पे से रोल करके धड़ाम से ज़मीन पे गिरे. तो इज़ दिस सेंटेंस राइट? Yes. All my students are knowing the answer. It is true. और तभी आंट को लगा कि जैसे कि भूकंप आया है. मिस्टर फॉग वॉज श्योर दैट काउंटिंग शिप हेल्प्ड हिम इन गेटिंग गुड स्लीप. तो लास्ट में जब दूसरे दिन मिस्टर फॉग उठे तो उन्हें लगा कि उन्होंने जो शिप्स काउंट की थी इसकी वजह से उन्हें इतनी अच्छी नींद आई. तो इज़ दिस राइट और रॉन्ग? एब्सोल्युटली रॉन्ग. उन्हें पता चल गया कि काउंटिंग शिप करने की वजह से उनको ज़रा भी नींद आने में मदद नहीं हुआ, क्योंकि वो तब बहुत कॉन्शियस हो गए थे शिप काउंटिंग करने में, इसलिए उनका पूरा ध्यान वहीं पे था और बार बार कोई ना कोई उनके घर के लोग आके उसको उनकी नींद को डिस्टर्ब कर रहे थे. दैट्स व्हाई ही वाज नॉट एबल टू स्लीप. और जब लास्ट में वो अकेले सिटिंग रूम में आके आराम से सो गए तो ईजिली ही वॉज एबल टू स्लीप. सो दिस सेंटेंस इज़ नॉट ट्रू. Mr. Fogg was sure that counting sheep
helped him in getting good sleep. It is not true. Okay, now we'll move further with the grammar exercise which is given on page number 58. Now what is the sentence? We will read out the sentences. Mr. Fogg remembered something that he had read in the book. तो मिस्टर फॉग उन्होंने कोई बुक में रीड किया था, दैट ही रिमेंबर्ड, उन्हें याद आया. सेकेंड, ही डिसाइडेड टू काउंट शिप वन मोर टाइम. तो उन्होंने सोचा चलो एक बार और आई विल स्टार्ट काउंटिंग द शिप. सो ही स्टार्टेड काउंटिंग द शिप वन मोर टाइम. He was floating gently into the land of dreams. He was floating gently into the land of dream. तो जब उनको नींद आने लगी तो वो आसानी से सपनों की दुनिया में जाने लगे. अब आपने ये सेंटेंस रीड किया तो इसमें आपको कुछ अलग लगा. क्या है? इन ए बुक, वन मोर टाइम, lands of dream. So what are all these? These are phrases, part of the sentence which give some meaning, मगर उसका पूरा मीनिंग नहीं आता है. अच्छे से समझ लेते हैं. The groups of words in color are phrases. तो ये जो words है, in a book, one more time, the, into the land of dreams. तो ये सारे को हम क्या कहते हैं? फ्रेजेस. तो अब बच्चे पूछेंगे कि फ्रेजेस क्या होते हैं. तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट वन. अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स. फ्रेज क्या है? बहुत सारे वर्ड्स इकट्ठे करते हैं दैट डू नॉट हैव अ वर्ब. उसके अंदर वर्ब यानी एक्शन वर्ड नहीं होता. देखो, इन अ बुक एक्शन वर्ड नहीं है. वन मोर टाइम एक्शन वर्ड इज नॉट देयर. इनटू द लैंड ऑफ ड्रीम्स एक्शन वर्ड इज नॉट देयर. दे मेक सेंस. उसमें से हमको थोड़ा मीनिंग पता चलता है बट नॉट कंप्लीट सेंस, मगर पूरी तरह उसका मीनिंग हमें समझ में नहीं आता. सो दे कैन फॉर्म अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. तो वो पार्ट ऑफ सेंटेंस हो सकता है बट कैनॉट स्टैंड एलोन, मगर अकेला खड़ा नहीं रह सकता. तो हम फिर से समझ लेते हैं. अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स दैट डू नॉट हैव अ वर्ब. बहुत सारे वर्ड्स इकट्ठा करके जो होता है उसे हम कहते हैं फ्रेजेस, मगर उसमें वर्ब नहीं होता. दे मेक सेंस. उसमें थोड़ा मीनिंग होता है मगर पूरी तरह इट इज़ नॉट completely independent. So they can form a part of sentence but cannot stand alone. ओके, समझ में आया? तो चलो हम एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए. तो हियर इट इज़ देयर. टिक राइट द करेक्ट boxes to mark this group of words as phrases or sentences. तो आपको बताना है कि इस स्टेटमेंट में कौन से सेंटेंस है और कौन से फ्रेजेस है. तो फर्स्ट है द पोस्टमैन ब्रिंग्स आवर लेटर्स. तो यहाँ पे वर्ब ब्रिंग्स एक्शन वर्ड है. सो ये क्या होगा? सेंटेंस. तो हमने क्या सीखा कि फ्रेज में एक्शन वर्ड वर्ब नहीं होता है मगर यहाँ पे ब्रिंग्स action word is there, so it is a sentence. Second one, in the afternoon. तो यहाँ पे verb absent है और यहाँ पे सिर्फ group of words ही है, so it is a phrase. She wakes up early in the morning. क्या है? wakes up, जागना. action word is there. Very good. So it is also a sentence. आपको यहाँ टिक लगाना है. माई ओल्ड स्कूल फ्रेंड. वेरी गुड. इट इज़ अ फ्रेज बिकॉज एक्शन वर्ड वर्ब इज एब्सेंट ओवर हियर.
इन अ ब्लू साड़ी। थोड़ा सेंस मिल रहा है मगर कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। एन एक्शन वर्ड इज ऑल्सो नॉट देयर, सो इट इज अ फ्रेज। वी प्लेड लूडो फॉर मेनी आवर्स। प्लेड क्या है? एक्शन वर्ड, सो इट इज अ सेंटेंस, वहाँ हम टिक लगाएंगे। द गर्ल्स in my class, it makes only half sense, so यहाँ पे verb is not there, so it is also a phrase. Then next one, the capital of India. थोड़ा sense मिला but complete sense is not there, so it is a phrase. Understood? समझ में आ गया आपको? Very good. So now we can move with the next exercise, which is given on page number 59. तो हम पहले सेंटेंसेस रीड कर लेते हैं। आई थिंक द येलो hen wants to lay eggs. तो यहाँ पे क्या हमें ध्यान रखना है? हमें द येलो hen. ओके। सेकेंड, he nearly fell asleep when the neighbor's cat. किसके कैट? The neighbor's cat started fighting loudly. तो थोड़ा आपको समझ में आने लगा? यस। तो द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन कलर आर नाउन फ्रेज। जो कलर में जो वर्ड है, द येलो hen एंड द नेबर्स कैट, उसे हम क्या कहेंगे? नाउन फ्रेज। अ नाउन फ्रेज प्लेस द पार्ट ऑफ द नाउन दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ प्रोनाउन। तो वो क्या काम करता है? वो ऐसा पार्ट प्ले करता है कि वो प्रोनाउन की जगह हम यूज़ करते हैं। प्रोनाउन हम वहाँ यूज़ नहीं करते, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? यस, द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, दे आर कॉल्ड प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो नाउन फ्रेज है वो प्रोनाउन की जगह ले लेता है, दैट्स वाई pronoun we are not using. In this sentence we can use it to replace the yellow hen. तो हम yellow hen, तो वो एनिमल है तो उसकी जगह हम it भी यूज़ कर सकते थे ना? yes. and they प्रोनाउन है तो neighbor's cat की जगह हम वो यूज़ कर सकते थे मगर हमने यूज़ नहीं किया. So the yellow hen and the neighbor's cat, they are noun phrase. Okay. Noun phrase answer the question what and who. तो अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे what और who से, then we'll get the answer of noun phrase. कैसे? What wants to lay eggs? What is the question? What wants to lay hens? अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर क्या आएगा? The yellow hen. What wants to lay eggs? The yellow hen. Who started fighting loudly? तो हमने who से क्वेश्चन पूछा तो आंसर क्या आएगा? Very good. The neighbor's cat. तो जब भी हम क्वेश्चन what से और who से पूछते हैं तो उसका आंसर we can give in the form of noun phrase. थोड़े और एग्जाम्पल देख लेते हैं. Here are some more examples. That sweet little boy is my brother. तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि he is my brother. तो that sweet little boy is my brother. तो प्रोनाउन की जगह यूज़ हुआ है ना? ओके, यहाँ पे क्या है? Some of Kapil's friends are vegetarians. तो हम ऐसा कर सकते हैं कि they are vegetarians. वैसा हम लिख सकते थे. Some of Kapil's friends are vegetarian. तो what are noun phrase? Noun phrase are a group of words that is used in place of pronoun. अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो here some phrases are given. We have to fill in the blanks with of the exercise which is given on page number 59. आपको पता ही है कि टेक्स्ट बुक में हम सब कुछ पेंसिल से लिखते हैं.
तो गेट रेडी विथ योर पेंसिल, ब्रैकेट रीड कर लेते हैं। अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट, द एडवेंचर स्टोरी, अ लार्ज ऑडियंस, द बिग बैड वुल्फ, a loud clap of thunder, a yellow and black taxi. So all these phrases we have to use in the sentence. First one, Varun does not feel shy to sing in front of a large audience. वरुण शाई फील नहीं करता, बहुत सारी ऑडियंस प्रेजेंट हो तो भी ही कैन सिंग वेरी नाइसली। थोड़े ऐसे बच्चे होते हैं जो बड़ी भीड़ ऑडियंस को देखकर शाई महसूस करते हैं, बट वरुण इज़ नॉट लाइक दैट। वरुण डज नॉट फील शाई टू सिंग इन फ्रंट ऑफ लार्ज ऑडियंस। सेकेंड वन, शी गॉट इनटू ए येलो एंड ब्लैक टैक्सी विच वुड टेक हर होम। तो कैसे टैक्सी में बैठे? अ येलो एंड ब्लैक टैक्सी। She got into a yellow and black taxi which would take her home. Third one, Arun and his friends enjoy a good game of cricket. Arun and his friends enjoy a good game of cricket. सबको मज़ा आता है ना क्रिकेट देखने में और खेलने में? Yes, both we enjoy very nicely. I felt scared when I heard a loud clap of thunder. जब जोर से बिजली कड़कती है तो डर लगता है ना? Yes. I felt scared when I heard a loud clap of thunder. So here we have completed page number 59. अब हम पेज नंबर 60 पे प्रोसीड करते हैं. So all the students turn the page and open page number 60. Here two sentences are remaining. That is fifth number. Did you enjoy reading the adventure story I gave you? तो मैंने जो आपको एडवेंचर की बुक दी थी वो रीड करने में आपको मज़ा आया ना? Yes. So, did you enjoy reading the adventure story I gave you? Sixth one, the big bad wolf followed Little Red Riding Hood. क्या है? The big bad wolf followed the Little Riding Hood. So, here we have completed the noun phrases. Now we'll move on to the next exercise. अब उसमें क्या है? पहले हम सेंटेंस रीड कर लेते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए. She thought she had heard thieves in the backyard. तो क्या है? In the backyard फ्रेज आया. She leapt out of the bed and went to the window. He went to sofa in the sitting room. क्या है? In the sitting room. तो यहाँ पे in the backyard, out of the bed, to the window, in the sitting room. तो what does this show? Places. तो क्या याद आया आपको? Yes, preposition means which is showing the place where the action has been done. The phrases in color are prepositional phrases. Prepositional phrases क्यों? Because they show the action where it has been done. We make the prepositional phrase with a preposition. हम किससे बनाते हैं? Preposition से and a noun phrase. तो preposition और noun phrase दोनों को मिक्स करके we are making prepositional phrase. The prepositional phrase plays the part of an adjective or an adverb. तो ये किसका काम करता है? Adjective और adverb का. Okay. What are adjectives?
एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट मॉडिफाइज द वर्ब, उसके बारे में और बताता है. इट शोज द क्वालिटी ऑफ अ नाउन, दैट इज कॉल्ड adjective, and it give more emphasis about the verb, that is called adverb. एक बार और एग्जाम्पल देख लेते हैं. द मंकी विथ द शॉर्ट टेल इज़ वेरी मिस्चीवियस. तो क्या बताया कि जिस मंकी की टेल छोटी है वो बहुत तूफानी है. इट इज़ मिस्चीवियस. द मंकी विथ द शॉर्ट टेल इज़ वेरी मिस्चीवियस. ओके, तो अब हम रेडी है to do the exercise. So in this exercise what we have to do? Underline the prepositional phrase in the sentence. So easy? Yes. सिर्फ हमको prepositional phrase underline करना है. और first one is done for you. Rakesh is the boy in the blue shirt. तो in the blue shirt is the prepositional phrase. We saw a sweet little kitten under the table. कहाँ देखा? Under the table. Prepositional phrase आपको पेंसिल से अंडरलाइन करना है. Under the table. Karen went to hide behind the sofa. कहाँ छुपने गया? Behind the sofa. The storeroom is filled with broken furniture. तो स्टोर रूम किससे भरा हुआ है? विथ द ब्रोकन फर्नीचर. सो दैट इज प्रपोजिशनल फ्रेज. दिनेश डज हिज होमवर्क विथ अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट. बहुत अच्छा बच्चा है, दैट्स वाई वो अपना होमवर्क कैसे करता है? विथ अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट. आप सब भी अच्छे से करते हो ना? यू ऑल आर वेरी गुड एंड नाइस स्टूडेंट्स. यस, दिनेश डज हिज होमवर्क with a lot of interest. Mr. Kumar carried the papers in a brown folder. किस में लिया? In a brown folder. Okay? चलो हम आगे बढ़ते हैं with next exercise vocabulary. अब इसमें क्या करना है? Look at the pair of words. Read करते हैं. Imaginary, real. ये क्या हो गया? एंटोनिम्स. लाउडली, सॉफ्टली, रिमेंबर, फॉरगेट. याद आ गया ना? अपोजिट्स मीन्स एंटोनिम्स. तो हम एंटोनिम्स की बात कर रहे हैं. These were pair of words are antonyms. एंटोनिम मीन्स अपोजिट. अपोजिट आप बचपन से करते ही आ रहे हैं. सो एंटोनिम्स मीन्स अपोजिट. An antonym is a word opposite in meaning of another. Antonym is a word opposite in meaning to another. तो अब हम उसको अच्छे से समझते हैं, कर लेते हैं एक्सरसाइज. Complete the answers with antonyms of the words in color. तो यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है उसका हमको एंटोनिम्स लिखना है. फर्स्ट वन, हाउ मैनी बॉयज़ वर प्रेजेंट यस्टरडे. तो यहाँ पे है एब्सेंट. तो क्या आंसर आएगा? एक्सीलेंट, प्रेजेंट. दे वर ऑल प्रेजेंट बिकॉज वी हैड अ साइंस क्विज. दे वर ऑल प्रेजेंट बिकॉज वी हैड अ साइंस क्विज. सेकेंड वन, डू यू कीप योर बुक्स इन द टॉप ड्रॉअर. तो टॉप का क्या होगा एंटोनिम? एक्सीलेंट, बॉटम. नो, आई कीप देम इन द बॉटम ड्रॉअर सो दैट आई कैन रीच देम इजीली. नो, आई कीप देम इन द बॉटम, BOTTOM, bottom drawer so that I can reach them easily. So here we have completed page number 60. अब हम आगे बढ़ते हैं on page number 61. All the students, you also move on page number 61. That is the third statement. Were the children playing noisily? तो noisily का एंटोनिम
Very good. Quietly. No, I thought they played quietly. Noisily antonym, quietly. No, I thought they played quietly. Fourth one, do you think it is dangerous to play in the woods? तो dangerous is the word. उसका क्या आएगा? Safe. It is quite safe to play there. Come on. तो अगर वो जंगल बड़ा नहीं है, एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स आर नॉट देयर, देन वी कैन प्ले. इट इज़ क्वाइट सेफ. SAFE. SAFE. It is quite safe to play there. Come on. Fifth one. Were you asleep when the telephone rang? Asleep. That is the word. तो क्या आएगा? No, I was wide awake. तो asleep का एंटोनिम awake. 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 No, I was wide awake and answered it very quickly. No, I was wide awake and answered it very quickly. Okay? Now we'll move further to the last exercise, dictionary work. So, all the students, are you using the dictionary? Yes. तो आप सबको डिक्शनरी का यूज़ करना है whenever you are reading the lesson. और आपको ऐसा लगे कि ये हार्ड वर्ड है तो डिक्शनरी में जाइए, उसका मीनिंग ढूंढिए एंड देन यू कैन डू योर एक्सरसाइज वेरी नाइसली. तो हमेशा आपको डिक्शनरी का यूज़ करना है. लुक अप एट अ डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन कलर. कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द करेक्ट वर्ड्स. अब दो वर्ड है व्यू और साइट, तो दोनों का मीनिंग स्लाइट बिट सेम होता है, तो वो मीनिंग आपको डिक्शनरी में ढूंढना है और एग्जैक्ट वर्ड यहाँ पे हमें यूज़ करना है. I will not let you out of my sight. The view from the mountain top was wonderful. आया समझ में? ओके. तो यहाँ पे दूसरे दो वर्ड है रिमेंबर, रिमाइंड. तो सेंटेंस में कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज़ होगा दैट वी विल सी. प्लीज़ डैश टू वाटर द प्लांट्स एवरी डे. तो ये याद रखने की बात है, तो यहाँ पे क्या आएगा? रिमेंबर. प्लीज़ रिमेंबर टू वाटर द प्लांट्स एवरी डे. नेक्स्ट वन, विल यू रिमाइंड मी टू स्विच ऑफ द कंप्यूटर इन द इवनिंग. विल मुझे याद दिलाना है, तो विल यू रिमाइंड मी टू स्विच ऑफ द कंप्यूटर इन द इवनिंग. तो ये डिक्शनरी में आप वर्ड देखते रह जाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा समझना कि रिमेंबर और रिमाइंड में क्या डिफरेंस है. बिगिन, स्टार्ट. तो कहाँ पे कौन सा होगा? प्रेस दिस बटन टू स्टार्ट द प्रिंटर. यहाँ पे हम बिगिन नहीं लिख सकते, स्टार्ट ओनली विल कम. प्रेस दिस बटन टू स्टार्ट द प्रिंटर. नेक्स्ट वन, व्हेन विल द प्रोग्राम बिगिन. तो यहाँ पे बिगिन विल कम. व्हेन विल द प्रोग्राम बिगिन. स्लाइट डिफरेंस इज देयर बिटवीन द वर्ड. देन द नेक्स्ट पार्ट इज फोर्थ वन, रीजन, पर्पस. फर्स्ट वन, कैन यू टेल मी द रीजन फॉर नॉट डूइंग योर होमवर्क. तो आप इसका रीज़न बता सकते हैं कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया. द पर्पस ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ टू फाइंड आउट मोर अबाउट सोलर एनर्जी. तो इसका क्या पर्पस है? यस, द पर्पस ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ टू फाइंड आउट मोर अबाउट सोलर एनर्जी. और आपको ये डायरेक्ट करना नहीं है, घर पे डिक्शनरी ओपन करनी है और ये सारे जो वर्ड्स है व्यू, साइट, रिमेंबर, रिमाइंड,
बिगिन, स्टार्ट, रीज़न, पर्पस सबका मीनिंग फाइंड करना है ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि हमने ये वर्ड वो सेंटेंस में क्यों यूज़ किया है। और रेगुलर बेसिस पे भी आप डिक्शनरी हमेशा साइड में रखिए और जब आप लेसन रीड कर रहे हैं, सब बच्चे रेगुलर बेसिस पे लेसन रीड कर रहे हैं ना, यस, वो हैबिट बना के रखनी है। आपको कंटिन्यूस रोज़ एक दिन एक लेसन ले लेना है और उसे रीड करना है, सो दैट योर रीडिंग पावर विल इंक्रीज, आपका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होगा, आपको स्पेलिंग याद रहेगी एंड इट विल बी ईजी फॉर यू टू टॉक इन इंग्लिश। तो इसलिए इट इज़ अ वेरी गुड हैबिट टू रीड द बुक ऑन रेगुलर बेसिस। तो हमेशा आप लेसन रीड करते रहिए और जब भी कहीं पे डिफ़िकल्टी लगे तो यूज़ द डिक्शनरी, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर you. Thank you for watching this video, all my dear and loving students.